नमस्कार, जय हिंद। मैं देवेंद्र नायक संकल्प स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान की दूसरी कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संशोधन पर चर्चा करेंगे। संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में एक मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग कैसा? कुछ देश का हमने पहले संविधान स्टडी किया, जैसे कि ब्रिटेन का। ब्रिटेन में बहुत ही आसानी से कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। अमेरिका का बहुत ही टफ होता है। तो हमने क्या किया, दोनों का मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग मतलब देखा होगा आप लोगों ने, हमारे संविधान को अत्यंत लचीला भी बोला जाता है और अत्यंत कठोर भी बोला जाता है ना? लचीला भी होता है और कठोर होता है। तो हमने क्या, दोनों का मध्यम मार्ग अपनाया है। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन पे कभी भी भारत में संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे संविधान हैं जिनको भविष्य में देखते हुए उन पे संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान के भाग 20 में दी गई है। भाग 20 में दी गई है और संविधान संशोधन लिया है हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। संविधान संशोधन। संशोधन का मतलब जानते हैं आप लोग? संशोधन का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि कोई जो प्रारंभ में जो प्रावधान थे उनको हटा देना नहीं संशोधन होता है, बल्कि उनमें कुछ और बेहतर व्यवस्था कर देना ही संशोधन कहलाता है। हमारे यहाँ ये प्रावधान नहीं है कि कोई आर्टिकल आपने हटा दिया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संशोधन का मतलब ऐसा है कि भविष्य को देखते हुए उसमें क्या करना, संशोधन करना। ठीक है। जैसे पहले हमारे यहाँ पे व्यवस्था हुआ करती थी, प्रशासनिक आधार पर व्यवस्था हुआ करती थी राज्यों को, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, है ना? 4 प्रकार के स्टेट हुआ करते थे, चारों में अलग अलग सिस्टम था। लेकिन ये व्यवस्था एक निश्चित समय तक तो ठीक थी, बाकी फिर जब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी तो इस व्यवस्था को हमें और बेहतर बनाना पड़ा, है ना? क्योंकि ये पता था कि आगे भी और ज़्यादा स्टेटों में मांग होगी भाषा के आधार पर। तो हमने अमेंडमेंट करके स्टेट किस आधार पर बना दिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, क्लियर बात है? तो ये हमारे संविधान संशोधन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये कहाँ से ली गई है व्यवस्था, यानी कहाँ से ली गई है? हाँ, अफ्रीका के संविधान से ली है हम। कहाँ से? साउथ अफ्रीका। कहाँ पे दी गई है व्यवस्था? तो ये व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 368। अगर हम इसके भाग की बात करें तो ये है आपका भाग 20। ठीक है। तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन को संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 20 में रखा गया है। संविधान संशोधन का विवरण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 368, 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। ठीक है। पहली बात, कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। विवरण कहाँ दिया गया है इसका? आर्टिकल 368, है ना? ये कौन से भाग में दिया गया है? भाग 20। ठीक है। ये भी संविधान के सभी भागों में से एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इंपॉर्टेंस क्या है संविधान संशोधन के, क्या महत्व हैं, क्यों संविधान संशोधन की क्या बताएंगे? कोई क्या महत्व है संविधान संशोधन के? समय में जो चीजें हमको सही लगती थी उस चीजों के लिए कानून बनाए गए हैं। बिल्कुल। और अभी जैसे अगर उस चीज पे जैसे कोई मतलब वो विद्रोह हो रहा है या कुछ ऐसी मतलब समस्या ऐसी दिखाई पड़ती है तो उनमें सुधार करने के लिए हम संशोधन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कर सकते हैं, है ना?
राज्य को वर्तमान और भविष्य को देखते हुए क्या कर सकते हैं हम, है ना, संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संविधान संशोधन भी एक बहुत जरूरी था संविधान में, इसलिए इसका वर्णन किया गया है। अब बात आती है सर संविधान का संशोधन कैसे किया जाता है। तो संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो संविधान संशोधन जो है वो संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा किया जाता है संविधान संशोधन। अगर हम पूछें कि संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है, तो संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। एक, संविधान संशोधन का मतलब होता है साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन करना। साधारण बहुमत जानते हो ना, कि मतलब संसद में कितने सदस्य हैं और उनमें से कितने सदस्य उपस्थित हुए और उनमें से कितने सदस्यों ने वोट दिया, है ना, उस आधार पे 50% प्लस 1 मेंबर ने अगर उस विधेयक पे समर्थन कर दिया तो वो मान लिया जाता है कि ये साधारण बहुमत से बिल पास हो गया। ठीक है। जैसे किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है तो उसके लिए हम साधारण बहुमत लाते हैं। ठीक है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी क्या लाया जाता है? साधारण बहुमत लाए। कोई नागरिकता से संबंधित विधेयक है तो उसके लिए भी क्या लाया जाता है? साधारण बहुमत ही से ही संशोधन किया जाता है। तो जो साधारण बहुमत से संशोधन होता है ये कैसे होता है? एक सामान्य विधि की तरह होता है। एक नॉर्मल क्या होता है? एक सामान्य सा एक्ट होता है। ठीक है, क्लियर बात है। इसका प्रावधान, इसके लिए हमें 368 में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जो सामान्य बहुमत से आता है, सामान्य बहुमत वाले संविधान संशोधन में हमें 368 में कभी भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर बात हुई? ठीक है। तो पहले क्या देखा हमने कि हमारे यहाँ पे संविधान संशोधन का हमने कहाँ से लाए हैं कॉन्सेप्ट? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसका विवरण कहाँ पे है? आर्टिकल 368 में। ये कौन से भाग में है? भाग 20 में इसका विवरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास होती है। संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। राज्य विधानमंडल के पास, राज्य विधानमंडल के पास, राज्यों के विधानमंडल जानते हैं ना, लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ स्टेट, है ना, इनके पास संविधान संशोधन की शक्ति नहीं होती है ना। राज्य विधानमंडल के पास संविधान संशोधन की शक्ति नहीं होती है। संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास है? संसद के पास होती है। राज्य विधानमंडल के पास संविधान संशोधन की शक्ति नहीं होती है। बहुत अच्छे से समझना इसको, है ना। क्या होता है कि आप लोग संविधान संशोधन पढ़ते तो हैं, तो आप लोग नॉर्मली पढ़ते हैं 42वां 44वां, है ना, लेकिन अमेंडमेंट होते क्या हैं पहले तो ये समझना चाहिए ना। ठीक है, तो संविधान संशोधन कहाँ से होता है? संसद के पास इसकी शक्ति होती है। मतलब ये विधेयक कहाँ पे लाएगा? भाई आप लोग बिल और विधेयक जानते हो ना, कोई प्रस्ताव लाया गया है ना, तो वो प्रस्ताव कहाँ पे लाया जाएगा? संसद में लाया जाएगा। संविधान संशोधन का कोई भी बिल, वो ऐसा नहीं कि कोई स्टेट ले आए, स्टेट नहीं ला सकती, कौन लाएगा? संसद में लाएगा। ठीक है, देखिए संविधान संशोधन संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है।
कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला तरीका क्या है? साधारण बहुमत। दूसरा क्या है? विशेष बहुमत। तीसरा क्या है? विशेष बहुमत भी होना चाहिए और उसमें आधे से अधिक राज्यों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात है ना? साधारण बहुमत का मतलब जानते हो आप लोग? साधारण बहुमत होता है कि नॉर्मली कोई बिल लाया गया किसी दिन संसद में, है ना, कोई भी एक बिल आया और उस पर करवाई गई वोटिंग, और उस वोटिंग में अगर उस बिल के समर्थन में 50% जितने लोग मौजूद थे उनमें से 50% प्लस एक व्यक्ति ने अगर उस बिल का समर्थन कर दिया तो वो बिल फिर कहाँ जाएगा? दूसरे हाउस में जाएगा, और दूसरे हाउस में भी उस बिल पर समर्थन हो गया। कितने मेंबर ने? जितने उपस्थित थे उनमें से 50% प्लस एक मेंबर ने अगर उसका समर्थन कर दिया तो वो बिल क्या कहलाता है? साधारण बहुमत से पारित बिल कहलाता है। ठीक है, अब इस प्रकार का बिल तो बड़ी आसानी से पार्लियामेंट में पारित हो जाता है, क्योंकि स्वाभाविक बात है, आपने देखा होगा कोई भी सरकार जब गठित होती है तो उसका भी क्या होता है? एक क्राइटेरिया कि 50% प्लस 1, है ना। जब कोई प्रधानमंत्री मतलब संसद में जिसकी सरकार होती है उसके पास 50% प्लस 1 का क्राइटेरिया तो होता ही है ना। इसीलिए इस प्रकार के बिल को क्या बोला जाता है? साधारण विधेयक या साधारण विधि बोला जाता है। ठीक है, ये इसमें कैसे बिल आते हैं? ये साधारण, इनके लिए आपके संविधान 368 का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये 367 के प्रावधान में नहीं आते हैं। ठीक है भाई, 368 क्या है कि कोई जब बिल आया गया तो जब कोई संविधान संशोधन हुआ तो उसके साथ में 368 में भी कोई क्लॉज जोड़ने पड़ेंगे ना। तो जब भी कोई साधारण विधेयक आता है तो 368 के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती है। ठीक है, साधारण बहुमत वाला बिल क्या कहलाता है? एक सामान्य सी विधि कहलाती है, कोई सामान्य सा कानून कहलाता है, या कानून या एक्ट। ठीक है, तो इसके लिए कितना जरूरी होती है? 50% प्लस 1 का क्राइटेरिया आवश्यक होता है। कितना? 50% प्लस 1। क्लियर है ना बात? लिख लीजिए इसमें साधारण बहुमत में, नीचे लिखते जाइए। साधारण बहुमत में, साधारण बहुमत से तात्पर्य है साधारण बहुमत से तात्पर्य है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाली आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत।
आधे से अधिक बहुमत। आधे से अधिक कितना हो जाता है, मतलब 50% प्लस 1, ये हो गया ना आधे से अधिक। लिखिए, साधारण बहुमत से किया गया संशोधन, साधारण बहुमत से किया गया संशोधन 368 के अर्थों में संशोधन नहीं माना जाता है। तीन सौ अड़सठ के अर्थों में संविधान संशोधन, ये तो क्या होता है, तीसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिए। अगला पॉइंट यह संशोधन सामान्य विधि की तरह होता है। सामान्य विधि की तरह होता है, ठीक है। लिखिए अगला, इसी में लिखिए, साधारण बहुमत के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख, साधारण बहुमत के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख उपबंध, साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किए जाने वाले प्रमुख उपबंध, मतलब ऐसे अनुच्छेद जिनके लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, उनमें हम संशोधन कैसे कर सकते हैं, एक साधारण बिल ला करके, ठीक है। समझ में आ रही बात? क्या पढ़ा अपन ने? साधारण बहुमत क्या होता है, 50% प्लस 1, है ना। लेकिन अगर कोई पूछे कि साधारण विधेयक कहाँ लाया जाता है, तो विधानमंडल में नहीं लाया जाता है, राज्यों के कहाँ लाया जाता है, संसद में। कोई पूछे साधारण विधेयक में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, तो भी किसके पास है, संसद के। कोई पूछे क्या साधारण विधेयक में राज्यों का अनुसमर्थन लेना आवश्यक होता है, तो कोई आवश्यकता नहीं होती है, राज्यों से के लिए इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप कोई पूछे कि कौन कौन से अनुच्छेद में साधारण विधेयक मतलब साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है, तो पहला लिखिए, राज्यों के या संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में, हाँ देखो मैं आपको बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ इसकी। हम कोई भी देखो हमारे यहाँ आर्टिकल 1 क्या बोलता है, भारत एक संघ है, कितने राज्यों का, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का, ठीक है। जब जब आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ नए राज्य बनते हैं ना, या नए जैसे आपके 2 यूटी मर्ज किए गए थे, तो इनके लिए कोई भी आप ये मत सोचो कि विशेष बहुमत लाया गया होगा। कैसा बिल, साधारण विधेयक लाकर ही कोई भी यूटी क्या कर दी जाती है, दूसरे यूटी में जोड़ दी जाती है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, 28 राज्य। इसीलिए जब भी कभी भी आप याद रखना कोई नया राज्य बनता है तो सबसे पहले संशोधन कहाँ होता है, आर्टिकल 1 में, ठीक है, क्लियर है। तो नए राज्यों का प्रवेश, हमारा भारत क्या है, पूरा एक संघ है। अब इस संघ में भारत की संसद को ये शक्ति दी गई है, आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि संसद को यह शक्ति है कि वह किसी भी क्षेत्र को भारत में मिला सकता है। उसके लिए उसको किसी भी एक साधारण विधेयक की ही जरूरत पड़ेगी, कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन है ना, क्लियर बात है ना। ऐसे ही आर्टिकल 3 में क्या लिखा है, आर्टिकल 3 में लिखा है, आर्टिकल 2 में लिखा है कि भारत की संसद को यह शक्ति है कि वो किसी भी राज्य को अपने किसी भी अन्य क्षेत्र को भारत में मिला सकती है।
और आर्टिकल 3 में लिखा है कि भारत को किसी भी राज्य को, है ना, किसी भी दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बनाने में, किसी भी राज्य को दो भागों में बांटने में, या किसी भी राज्य को संघ शासित क्षेत्र में मिलाने में, मतलब किसी केंद्र शासित प्रदेश में किसी राज्य को मिलाने में, किसी राज्य का बंटवारा करके दो राज्य बनाने में, या दो राज्यों को जोड़ करके एक राज्य बनाने में, इसके लिए संसद के पास शक्ति है। और संसद को यह शक्ति प्रयोग करने के लिए किसी भी तरह के विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह साधारण विधेयक से ही क्या कर सकता है, ये कार्य कर सकता है। ये लिखा है आर्टिकल 3 में, ठीक है। अब बात आती है कि ये दोनों बात लिखी है, ठीक है, लेकिन इनके लिए ये कहीं नहीं लिखा है कि भारत, अब बात आती है कि एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच में एक क्षेत्र आता है बेरूबाड़ी। कौन सा क्षेत्र? बेरूबाड़ी क्षेत्र आता है। बेरूबाड़ी क्षेत्र में क्या हुआ था कि भारत, बेरूबाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान कहलाता था, आधा पाकिस्तान था आधा भारत था। तो उस जगह को लेकर के क्या होता था, दोनों में वो था कि कौन किसको, मतलब पूरे चारों तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ था, यानी वर्तमान का बांग्लादेश, उस समय का पाकिस्तान ईस्ट। तो भारत ने सोचा कि चलो ये वाला क्षेत्र हम किसको दे देते हैं, बेरूबाड़ी क्षेत्र दे देते हैं पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को दे देते हैं। जब बात आई कि ये क्षेत्र देने की बात आई तो उन्होंने चर्चा किससे करेंगे, सबसे पहले तो इस पे विधेयक लाना पड़ेगा। विधेयक लाने से पहले अब कहीं पे ये प्रावधान नहीं था। ये प्रावधान तो है कि भारत नए राज्यों को मिला सकता है, आर्टिकल 2 बोलता है दो राज्यों को मर्ज करके एक नया राज्य बना सकता है, एक राज्य को तोड़ करके दो राज्य बना सकता है। आर्टिकल 4 बोलता है कि 2 और 3 में जो कार्य किया है उसके लिए एक साधारण बहुमत लाना पड़ेगा, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी गई थी कि अगर भारत चाहे तो अपना भारत संघ से कोई क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में दे दिया जाए, क्योंकि भारत क्या है, अखंड है ना, एकता है ना, एकता और अखंडता। एकता मतलब यूनिटी और इंटीग्रिटी, दोनों में बहुत शब्द जानते हो ना, क्या होता है यूनिटी और क्या होता है इंटीग्रिटी। देखो यूनिटी का मतलब होता है, एकता का मतलब होता है कि कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का भारत हमेशा किसका है, हमारी संघ का हिस्सा है, ये हम किसी को नहीं दे सकते, है ना। तो इसका भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब बात आई कि ये वाला क्षेत्र क्या था, एक संक्रमित क्षेत्र था। संक्रमित ऐसा कि चारों तरफ से पाकिस्तान से घिरा था। तो भारत के जो सरकार थी उस समय पे, सरकार ने सोचा कि ये क्षेत्र किसको दे देते हैं, पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को देने से पहले क्या करना पड़ेगा, अब चर्चा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए राष्ट्रपति महोदय के पास गए प्रधानमंत्री जी, बोले ये वाला क्षेत्र देना है पाकिस्तान को। तो राष्ट्रपति बोले ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो बोले नहीं है तो एक काम करो, इस पे चर्चा करो। तो उन्होंने, राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक अधिकार होता है राष्ट्रपति को सलाह लेने की शक्ति। आर्टिकल 143 आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति है, सलाह लेने की शक्ति है। सलाह किससे लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कानून का ज्ञाता कौन होता है, चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस से उन्होंने सलाह ली कि ये वाला क्षेत्र हमें किसको देना है, पाकिस्तान को देना है। तो चीफ जस्टिस बोले आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करके आप ये क्षेत्र पाकिस्तान को नहीं दे सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए भारत जब भी कोई क्षेत्र किसी और देश को देता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, विशेष बहुमत से संविधान संशोधन करना पड़ता है। परंतु भारत में किसी क्षेत्र को मिलाने के लिए एक साधारण विधेयक द्वारा ही भारत किसी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला सकता है, ठीक है। तो इसके लिए नए राज्यों का प्रवेश में कौन सा आर्टिकल आएगा, इसके लिए कौन सा विधेयक चाहिए, साधारण विधेयक। नेक्स्ट लिखिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में अगर हमें संशोधन करना है तो भी क्या करना पड़ेगा, एक साधारण विधेयक ही लाना पड़ेगा। यहाँ की बात आप लोगों को समझ में आई है? मेरे कहने का मतलब है, मैंने क्या बताया है कि संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। एक होता है साधारण, एक होता है विशेष बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। क्लियर सुनना,
साधारण विधेयक, साधारण बहुमत की बात आती है तो साधारण बहुमत का मतलब होता है कि सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में आधे से अधिक का बहुमत क्या कहलाता है? साधारण बहुमत। क्लियर बात हुई? तो अब मैंने क्या बता रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिनके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आर्टिकल नंबर 2 यानी कि नए राज्यों का भारत में प्रवेश, इसके लिए भी क्या, हम किसी भी राज्य को भारत में मिलाने के लिए कौन सा विधेयक लाते हैं? साधारण विधेयक। नेक्स्ट लिखिए, भारत के राज्यों में परिवर्तन करना, यानी कि या भारत में नए राज्यों का निर्माण करना। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 के लिए भी क्या लाया जाता है? साधारण बहुमत। आर्टिकल 3 आपको पता होगा कि मान लो जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को अलग किया गया होगा, है ना, तो इसके लिए कौन सा बहुमत लाया गया होगा? साधारण बहुमत। इसके लिए संविधान संशोधन के विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है ना बात? इसीलिए साधारण विधेयक लाया गया था इसमें, तब तो इसका वर्णन किसी संविधान संशोधन में नहीं होता है ना, क्योंकि संविधान संशोधन महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन बनते हैं वो कब बनते हैं? जब 368 का प्रयोग करके संशोधन किया गया हो, और 368 का प्रयोग कहीं पे भी साधारण बहुमत में उपयोगी नहीं होता है। क्लियर बात है ना? तो क्या समझा? साधारण बहुमत समझ में आई सबको? तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, तीसरा लिखिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान। क्या हो गया? 370 हटाई थी तो वहाँ यूज किया था। किसका? 370 में तो किया गया था। हाँ, 370 मुद्दा अलग ही था, है ना। उसमें क्या सबसे पहले तो कि 370 में अमेंडमेंट करना था, है ना, और 370 किसका 368 के तहत किया गया था, इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ा था? संविधान संशोधन की जरूरत थी, है ना। बाकी नए राज्यों को बना देते हैं, इनमें किसी जैसे दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली को मिला करके एक यूटी बना दी, इसके लिए एक साधारण विधेयक ही लाया गया होगा, है ना। 368 का प्रयोग नहीं किया गया होगा। क्या हो गया? बंद हो गया? 29 मिनट बाद देखना, अभी तो चलेगा। ठीक है, बंद भी हो जाए, क्या दिक्कत है? सर को टाइम देख रहे होंगे नीचे से, है ना। तो अगला है आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 नागरिकता। जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया होगा, उसके लिए कौन सा बहुमत लाया गया होगा? साधारण बहुमत। ठीक है, कोई भी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। नागरिकता से संबंधित प्रावधान, नागरिकता से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, अगर उनमें हमें परिवर्तन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि साधारण बहुमत से ही हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला लिखिए राज्यों में विधान परिषद का गठन। राज्यों में विधान परिषद का गठन। ठीक है, राज्यों में विधान परिषद जानते हो ना। देखो आपसे प्रश्न आएगा, बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें, आर्टिकल 169 है। ठीक है, तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 नागरिकता और राज्यों में विधान परिषद। अगला लिखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान। नहीं, मैं बता रहा हूं कौन कौन से प्रावधान हैं जिनके लिए साधारण विधेयक लाया जाता है। तो अगर मान लो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों के वेतन में परिवर्तन करना है, तो इसके लिए भी कौन सा क्या लाया जाएगा? साधारण विधेयक द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर है ना? राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों के वेतन आदि में परिवर्तन करे जाते हैं, उसके लिए भी क्या लाया जाता है, साधारण विधेयक लाया जाता है, ना कि विशेष बहुमत। ठीक है। किसी राज्य में, किसी केंद्र शासित प्रदेश में, किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा व मंत्रिमंडल गठन करने के लिए भी साधारण विधेयक ही लाया जाता है। किसी राज्य में विधानसभा का गठन किसी संघ शासित प्रदेश यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी, किसी संघ शासित प्रदेश में विधानसभा और मंत्रिमंडल के गठन के लिए साधारण विधेयक लाया जाता है। ठीक है। तो कौन कौन से प्रावधान सिर्फ साधारण विधेयक से हो जाते हैं? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, है ना। अब अगर बोले कोई आपसे पूछे कि अगर मान लो किसी राज्य को तोड़ करके एक नया राज्य बनाना है तो उसके लिए कैसा विधेयक संशोधन होगा? साधारण बहुमत। अगर कोई बोले कि राष्ट्रपति की वेतन बदलनी है तो उसके लिए कैसा विधेयक कौन लाएगा? संसद। अगर मान लो कोई बोले कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद बनानी है तो कैसे बनेगी? साधारण विधेयक से। कौन बनाएगा? संसद। अगर कोई बोले कि विधान परिषद के गठन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद कौन सी शक्ति? संशोधन। कैसा संशोधन? साधारण संशोधन, यानी कि आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत की आवश्यकता होती है। क्लियर बात हुई? ठीक है। आगे बढ़े तो ये वाला क्लियर हो गया। अब लिखो विशेष बहुमत। कौन सी चर्चा करना है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन लिखो। विशेष बहुमत की परिभाषा में लिखिए, किसी सदन में उपस्थित किसी सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, ऐसा लिखिए, किसी सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, किसी सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और सदन की कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत विशेष बहुमत कहलाता है। क्लियर बात हुई? देखो, किसी सदन में मान लो कितने सदस्य हैं, है ना, उनमें से कितने सदस्य उपस्थित हुए और उन उपस्थित सदस्यों ने कितनों ने वोटिंग की, और जितनों ने वोटिंग की उसका 2/3 होता है 66%, 66%, है ना। तो ये टफ हो जाता है ना। इसके लिए क्या चाहिए आपको? अपनी पार्टी का भी समर्थन चाहिए और साथ साथ दूसरी पार्टी का भी। इसीलिए अलायंस बनते हैं। ये सुना है आप लोगों ने, गठबंधन, अलायंस जानते हो ना। वर्तमान में बीजेपी को किसकी आवश्यकता है? इतने सारे मेंबर हैं उनके पार्लियामेंट में, लेकिन कहाँ पे जब भी कोई बिल आएगा, मान लो कैसा बिल हुआ कि जहाँ पे उन्हें
कौन सा बहुमत चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए। अब विशेष बहुमत के लिए वो कहाँ तलाशते घूमेंगे? तो इसलिए बनाए जाते हैं। आप लोगों ने सोचा होगा कि बीजेपी क्यों इतना अलायंस बनाती है, एनडीए है ना, यूपीए है ना, इनकी आवश्यकता यहीं पे तो पड़ती है कि अब मान लो कोई विधेयक कौन सा लाना है, विशेष बहुमत वाला। विशेष बहुमत वाले विधेयक के लिए कितने सदस्य चाहिए? 66%। अभी क्या बीजेपी के पास 66% है? चलो लोकसभा में तो हैं, फिर राज्यसभा में क्या करेंगे? राज्यसभा की, क्योंकि दोनों सदनों में है ना, दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या तथा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 क्या कहलाता है? विशेष बहुमत। चलो आपका लोकसभा में तो प्रतिनिधित्व है कि आपके पास है मेंबर, लेकिन राज्यसभा में जैसे ही वो जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो इसमें भी अगला पॉइंट लिख लिए। इसके लिए भी यह है सदन के, संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है। विशेष बहुमत विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में ले आओ चाहे राज्यसभा में। क्लियर बात है। अब इसमें कौन कौन से बिल आते हैं? इसमें वो बिल आते हैं जिन्हें ना तो आप साधारण बहुमत से कर सकते हैं, ला सकते हैं, ना जिनके लिए आपको राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता है। तो लिखिए, सबसे ज़्यादा संशोधन इसी प्रक्रिया से किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा संशोधन इसी प्रक्रिया से किए जाते हैं। इसमें पता है ना कौन से आएंगे? ऐसे बिल जिन्हें ना तो आप साधारण बहुमत से ला सकते हैं और ना जिनके लिए आपको आधे से अधिक राज्यों की अनुशंसा आवश्यक है ना। ऐसे विधेयक कहाँ से आएंगे आपके? विशेष बहुमत, है ना, विशेष बहुमत से। तो सबसे ज्यादा विधेयक कहाँ से लाए जाते हैं? विशेष बहुमत के द्वारा। क्योंकि साधारण बहुमत से तो इन्हें विधेयक आते हैं, जैसे राज्य बनाना, विधानसभा बनाना, केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाना, राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का वेतन बढ़ाना, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का वेतन बढ़ाना, वाइस प्रेसिडेंट का वेतन बढ़ाना, ये सब विधेयक तो साधारण विधेयक से। अब इसके अतिरिक्त कोई विधेयक आया जिसको आप साधारण विधेयक से नहीं ला सकते हैं, तो उसके लिए विशेष बहुमत में जाना पड़ेगा, है ना। ऐसे विधेयक जिनके लिए ना तो आपको आधे से अधिक राज्यों की अनुशंसा आवश्यक है, वो ना ही आपको साधारण विधेयक से आप उसको ला सकते हैं। वो सभी विधेयक किससे आते हैं? विशेष बहुमत से। तो सबसे ज्यादा संविधान संशोधन कौन सी प्रक्रिया से किए जाते हैं? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब 66%, मतलब दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या, है ना, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कि जितने लोग वोट करेंगे उस वोटिंग में कितना, 66% क्राइटेरिया अगर फॉलो करते हैं वो विधेयक, तो वो क्या माना जाएगा? विशेष बहुमत की, है ना। अब अगर ऐसा हो गया कि मान लो राज्यसभा में वो पास हो गया और लोकसभा में नहीं हो पाया, तो वो क्या माना जाएगा? विधेयक, अधिनियम नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें भी लिख लीजिए। लिखिए संविधान के लगभग सभी अनुच्छेद इस प्रक्रिया द्वारा
ठीक है, लगभग सभी अनुच्छेदों का संशोधन उक्त प्रक्रिया से किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखो, जो कि सबसे जटिल प्रक्रिया है, सबसे कठिन प्रक्रिया है, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। तीसरा क्या है? विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। देखो बेटा, इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, सबसे पहले तो विधेयक कहाँ लाया जाएगा? संसद के किसी सदन में लाया जाएगा। फिर उस विधेयक पे चर्चा होगी और चर्चा के बाद उस पे कराई जाएगी वोटिंग। मान लो पहले लाया गया लोकसभा में, तो लोकसभा में उसमें क्या होगी? वोटिंग होगी, है ना। वोटिंग होने के बाद अगर वो 2/3 बहुमत से पास हो गया तो उसको भेजा जाएगा दूसरे सदन में। दूसरे सदन में भी उस पर वोटिंग होगी और दूसरे सदन में भी अगर वह कहाँ पे चला गया, 2/3 बहुमत उसमें हो गए, तो फिर इसके बाद वो राष्ट्रपति महोदय के पास नहीं जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा? फिर राज्यों में जाएगा, है ना। और राज्यों में अगर आधे से अधिक राज्य उसका समर्थन करेंगे तभी वह विधेयक क्या बनेगा? कानून बने। फिर वापस होकर आधे से अधिक राज्यों की अनुशंसा लेकर के वो किसके पास आएगा? राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, तब वो विधेयक क्या बनेगा? कानून बनेगा। क्लियर बात आई? मतलब पहले 2/3 से एक सदन में, फिर दूसरे सदन में, और फिर कहाँ जाएंगे? राज्यों के विधानमंडल में। अब विधानमंडल में भी 2 प्रकार के विधानमंडल होते हैं। किसी किसी राज्य में तो एक ही सदन होता है, जैसे मध्य प्रदेश सिर्फ विधानसभा है, लेकिन किसी किसी राज्य में 2 सदन होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे बिहार, जैसे आंध्र प्रदेश, जैसे तेलंगाना, है ना, जैसे महाराष्ट्र। किसका फोन बजा? अरे बढ़िया है, खुश हो जा, समोसे खिलाएगा सबको। हमारी कक्षा का तो नियम होता है, जिसका फोन बजा वो हम पे भी लागू होता है, तो उसको सबको समोसे खिलाने पड़ते हैं। तो बजट है नहीं तो लेखा अनुदान ले लें। क्यों भैया, क्या नाम है आपका? बजाए? अच्छा, कहाँ से हो? अरे बढ़िया है यार, पुण्य धर्म करते ही होगे फिर तो। हाँ, नर्मदा मैया का क्षेत्र है, दान पुण्य तो बहुत होता है। गिन लो कितने लोग हैं, हमें भी जोड़ना है। 40। समोसा कितने का है? तो सस्ते में न पड़ जाओगे। आज मतलब समोसे का, जलेबी भी। चलो चाय हम पिला देंगे, समोसे तुम खिला दो, चाय सबको हम पिला देंगे, हैं? ठीक है, तो उसको तो बोलने दो, तुम्हारे लिए तो ठीक ही है, चाहे चाय पिला दो या समोसा। देखो इसलिए बोलते हैं दंड, ये किस लिए? देखो तुम्हारा फ़ोन बजाओ, 5 मिनट अपने चले गए, तो उसी का कंपनसेशन होता है ये, है ना। क्षतिपूर्ति कर दो अब सबकी, ठीक है। तो लिखो साधारण बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि जब आधे से अधिक राज्यों का आप अनुसमर्थन लेने जाते हैं तो वहाँ आवश्यक नहीं होता है कि वहाँ आपका विशेष बहुमत आए, वहाँ आप साधारण विधेयक, साधारण बहुमत से भी क्या कर सकते हैं? बिल को पास करा सकते हैं। जैसे समझ में आई, मान लो कोई बिल ऐसा है जिसके लिए हमें क्या है? आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत है, ठीक है। तो वो पहले कहाँ आएगा? संसद के दोनों सदन में आएगा, और उसके बाद मान लो वो कहाँ गया? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में पहले जाएगा विधानसभा में, तो विधानसभा में गया तो उसके लिए सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि राज्यों के विधानमंडल में भी उसको 2/3 बहुमत की आवश्यकता, नहीं तो वो बिल कभी पास ही नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए इसके लिए थोड़ा सरल प्रक्रिया बनाई गई है कि संसद में तो कैसा आना चाहिए? बहुमत विशेष, परंतु जो राज्यों से अनुसमर्थन चाहिए उसके लिए कैसा समर्थन आ जाए? साधारण बहुमत से ही समर्थन आ जाए, तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो लिखो अगला पॉइंट।
इसी में लिखते चलो। यह संविधान संशोधन की सबसे जटिल प्रक्रिया है। यह संविधान संशोधन की सबसे जटिल प्रक्रिया। इसमें बिल पहले कहां जाता है? संसद। संसद में 2 हाउस होते ना, संसद की दोनों हाउस में जाएगा। कहां पे? लोकसभा में भी जाएगा। लोकसभा में भी कितना मतदान इस पे होना चाहिए? 66% मतदान होना चाहिए। राज्यसभा में भी इस पे कितना मतदान होना चाहिए? 66% मतदान होना चाहिए। फिर जब दोनों मतदान हो जाएं, वो दोनों जगह से ये बिल पास हो जाए, तो फिर कहां पे जाएगा? ये कहां प्रेषित किया जाएगा? राज्य की विधानमंडल। अब राज्य की विधानमंडल में भी 2 हाउस होते हैं। अगर मान लो एक ही हाउस हुआ, एक सदन, या यदि दोनों सदन हो तो है ना, या तो ये कहां जाएगा? एक सदन, या यदि दोनों सदन हैं तो दोनों सदनों में, है ना। यदि दोनों सदन हो तो दोनों सदनों में साधारण बहुमत के द्वारा ठीक है। और इसके बाद ये फिर अगर यहां इस प्रोसेस से हो गया, फिर ये कहां जाएगा? महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, और फिर महामहिम राष्ट्रपति जी इस पर क्या कर देंगे? हस्ताक्षर कर देंगे। तो भाई ये क्या बन जाएगा? बिल, एक्ट बन जाएगा, या अधिनियम बन जाएगा, या कानून बन जाएगा। लिखिए, समझ आया? कोई बिल आया तो संसद में जाएगा, कहाँ? लोकसभा और राज्यसभा, कहीं पे भी चला जाए, पहले इधर जाएगा तो बाद में इधर, पहले इधर तो बाद में इधर। वो दोनों जगह से का कैसे हो गया? 66% से समर्थन, यानी कि मतदान देने वाले कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत मिल गया। तो फिर ये कहाँ चला जाएगा? रिसेंड कर दिया जाएगा राज्यों में। और राज्यों में भी, राज्यों की विधानमंडल में यदि एक सदन है तो एक सदन, यदि दोनों सदन है तो दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा समर्थन। ठीक है। लेकिन कितने राज्यों से? आधे से अधिक। अब बात आती है, क्या सर ये बिल राज्यों में जाता है, यूटी में नहीं जाता है? तो यूटी में नहीं जाता है, ये कहाँ जाता है? राज्यों में जाता है। ठीक है। यूटी में ये किस में जाएगा? उन यूटी में जाएगा जहां पे विधानसभा का गठन हुआ होगा, जैसे दिल्ली और पांडुचेरी, है ना, वहां जाएगा, बाकी कहीं पे भी नहीं जाएगा। समझ आई बात? क्या? एक्ट, ACT। एक्ट है। पहले कहां जाएगा? प्रोसेस है ये, लोकसभा, राज्यसभा, फिर राज्य की विधानमंडल। राज्य की विधानमंडल में कितना? आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। यदि एक सदन हो तो एक सदन में समर्थन, यदि दोनों सदन है तो दोनों सदनों में समर्थन, है ना। और समर्थन के बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति जी के पास। और राष्ट्रपति जी अगर इस पे हस्ताक्षर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात?
अब बात आती है सर कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनके लिए इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे कठिन। तो इस प्रकार के बिल सबसे कम संसद में लाए जाते हैं क्योंकि इसकी प्रक्रिया क्या है, जटिल। उदाहरण लिख लो जैसे जीएसटी, उदाहरण में लिख लो जैसे जीएसटी। ठीक है, तो लिखो संविधान संशोधन, ये तीनों टेक्निक बता दी। तो इसमें कौन से आते हैं, जैसे मान लो राष्ट्रपति के निर्वाचन जानते हो ना, राष्ट्रपति के अगर हमें निर्वाचन में कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए पहले कहाँ जाएगा, दोनों सदनों में जाएगा, उसके बाद आधे से अधिक राज्यों में जाएगा। तो इस प्रकार का अगर कोई बिल है तो वो कहाँ, उसमें कौन सी प्रोसेस लाई जाएगी, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य का समर्थन। अगर मान लो कोई बिल है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जानते हो ना, या निर्वाचन की रीति, जैसे मान लो अब सोच ली जाए कि हमें राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप से कराना है, तो उसके लिए फिर क्या लाया जाएगा, दोनों सदनों का समर्थन प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। क्लियर हुई बात। अगर मान लो आपका कोई राज्य की शक्तियों का विस्तार करने से संबंधित कोई विधेयक है तो इसके लिए भी क्या, कौन सी प्रक्रिया, तीसरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर मान लो केंद्र की शक्तियों का विस्तार करना है तो उसके लिए भी इन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही बात। तो संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब लिख लो, सिंपल सा लिख लो, संशोधन की प्रक्रिया, है ना, संशोधन की प्रक्रिया, अगली हेडिंग डाल लो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, और यहां से प्रश्न आएगा, लिखिए संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम संसद में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है, संसद के कौन से सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, संविधान संशोधन विधेयक के लिए, संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हुई बात। तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। बिल का प्रोसेस बताई दिया 3 प्रकार का। अगर मान लो ऐसा बिल है जो 368 क्लॉज 2 का उपयोग जिसमें नहीं करना है
तो उसमें आधे से अधिक राज्यों में भेजने की आवश्यकता नहीं है। मान लो अगर साधारण विधेयक है, साधारण तरीके से लेकर के वो राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। अगर बिल ऐसा है जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता है तो विशेष बहुमत से पारित करके बाद में राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा विधेयक है, अगर मान लो विधेयक ऐसा है जिसमें राज्यों की अनुशंसा की आवश्यकता है तो पहले दोनों सदनों में जाएगा, उसके बाद आधे से अधिक राज्यों में जाएगा, और जब वहां से समर्थन लेकर के बिल आ जाएगा तो फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा और राष्ट्रपति महोदय उस पर सील साइन करेंगे, तब वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। क्लियर बात हुई, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है आपके संविधान संशोधन की। लिखिए, संविधान संशोधन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। संविधान संशोधन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर अनुशंसा या अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। इसमें वह अपनी वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है। समझ में आई बात? इसमें वह वीटो पावर का उपयोग नहीं कर सकता है। वीटो पावर जानते हो ना, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का वीटो पावर होता है ना, या तो वह विधेयक को वापस कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या फिर अपनी जेब में रख सकता है। तो यहाँ पे वीटो पावर का उपयोग नहीं। सिर्फ दो विधेयक होते हैं जिनमें राष्ट्रपति के पास वीटो पावर का उपयोग नहीं होता। एक तो संविधान संशोधन विधेयक और एक होता है धन विधेयक, मनी बिल। तो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर राष्ट्रपति का क्या होता है, बाध्य होता है। राष्ट्रपति को वीटो पावर नहीं दी जाती है, ठीक है। समझ में आई? तो प्रश्न आएगा कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियां, पहला वह पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, तीसरी वह वापस कर सकता है, तीसरा ऑप्शन देंगे वह पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी पावर राष्ट्रपति को नहीं दी गई है। बात समझ आई सबको? ठीक है। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, क्या संविधान संशोधन विधेयक में मान लो एक सदन से पास हो गया और दूसरे सदन में उसको रोक लिया गया, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि दोनों का वो ज्वाइंट सेशन बुला सकता है? ये लिख लो, लिख लो। संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं दी गई है, या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। क्लियर बात है? संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। क्लियर बात हुई सबके? संविधान संशोधन पूरी प्रोसेस कैसी होती है? पहले जाता है एक हाउस में, फिर दूसरे हाउस में, है ना। कैसा बिल है वो देखा जाता है। यदि कैसा बिल है, ऐसा बिल है जिसे साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं, तो वो साधारण विधि से, विशेष बहुमत से तो कितनी वोटिंग कराना है, 66% वोटिंग जरूरी होती है। फिर दोनों सदनों में जाएगा और उसके बाद आधे से अधिक राज्यों में जाएगा। राज्यों में जाने के बाद यदि वहां पर सिर्फ विधानसभा है तो विधानसभा से अनुशंसा लेनी पड़ेगी, और अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो दोनों से। लेकिन कैसी अनुशंसा? साधारण बहुमत की अनुशंसा। क्लियर? इसमें राष्ट्रपति क्या होता है? बाध्य होता है। इसमें वह अपनी वीटो पावर का उपयोग नहीं कर सकता है ना। ना राष्ट्रपति महोदय को यह शक्ति होती है कि वह 108 का प्रयोग करके ज्वाइंट सेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लो अगर राज्यसभा ने पारित कर दिया और लोकसभा ने इसको पारित नहीं किया, तो यह बिल कभी क्या माना जाएगा? विधेयक नहीं, विधि वो कानून नहीं माना जाएगा। क्या हो जाएगा? ये असफल हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा 3 तलाक वाला, है ना, उसमें ऐसे ही हुआ था ना, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो ये हो गया आपकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब इसमें बताओ क्या समझ नहीं आया। सबसे पहले बताओ संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? कौन से भाग में है? कौन से अनुच्छेद में? 368 में। क्लियर है? कितने प्रकार से होता है संविधान? पहला प्रकार क्या होता है? साधारण बहुमत की प्रक्रिया क्या होती है? सदन में उपस्थित, है ना, और मतदान करने वाले
आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत। तो ये क्या हो जाता है, साधारण। ठीक है, दोनों जगह से साधारण बहुमत हुआ। इसके लिए आपके 368 का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे नए राज्य बनाना है, एक पुराने राज्य को तोड़ करके 2 नए राज्य बनाने हैं, या 2 राज्यों को जोड़ करके एक नया राज्य, या किसी केंद्र शासित प्रदेश को क्या करना है, राज्य मिला, किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, या केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक साधारण विधेयक ला सकते हैं। क्लियर बात है। विधानसभा गठित करनी है किसी केंद्र शासित प्रदेश में, या किसी राज्य में विधान परिषद गठित करनी है, तो इनके लिए क्या लग सकते हैं हम, साधारण विधेयक ला सकते हैं। दूसरा क्या है, विशेष बहुमत। सबसे ज़्यादा बिल कहाँ से लाए जाते हैं, विशेष बहुमत। क्लियर बात है। विशेष बहुमत में 368 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर बात है। और तीसरा होता है आपका विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक। जब भी आपका एक बात ध्यान रखना, जब भी ये तीसरी कैटेगरी का बिल लाया जाता है तो आपके 368 में भी क्या किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। जैसे 24वां संविधान संशोधन लाया गया था, 42वां संविधान संशोधन। तो ऐसे जब भी अमेंडमेंट किए जाते हैं तो इनमें को करने के लिए सबसे पहले 368 में नए प्रावधान जोड़े जाते हैं, है ना। क्लियर बात है, वो भी बता दूंगा। तो ये और प्रक्रिया क्या होती है, पहले एक हाउस में आता है, फिर दूसरे हाउस में, फिर राष्ट्रपति महोदय को इस पे क्या होती हैं, बाध्यकारी होते हैं समर्थन देने के लिए। क्लियर बात है। इसके लिए ज्वाइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, मध्य भारत के प्रमुख संविधान संशोधन। दिख रहा है, सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए ना। ओके, ब्लर तो नहीं हो रहा। सबसे पहले लिखिए 7वां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन लाया गया था। आपको पता होगा पहले हमारे यहाँ राज्य कैसे बने थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। वो राज्य जो हमने सीधे ब्रिटिश सरकार से लिए थे वो पार्ट ए कहलाते थे। उसमें मध्य प्रदेश का भी एक राज्य था, जैसे सीपी एंड बरार, है ना। दूसरे राज्य थे पार्ट बी। पार्ट बी क्या थी, देसी रियासतें थी। तीसरा क्या था, कुछ देसी रियासतें पार्ट सी में थीं, और कुछ स्टेट थे पार्ट डी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता था। तो 4 प्रकार की क्या थे हमारे यहाँ पर, स्टेट थे। ये व्यवस्था कुछ लोगों को नहीं समझ आई, है ना। तो एक स्टेट हुआ करता था उस समय मद्रास। मद्रास स्टेट में क्या होने लगा, भाषा को लेकर लड़ाई होने लगी, क्योंकि मद्रास स्टेट में 2 भाषा के लोग रहते थे, एक तमिल और एक तेलुगु, है ना। तमिल और तेलुगु रहा करते थे। दोनों में भाषा को लेकर के बड़ा विवाद हुआ, है ना। और इस भाषा के लेकर जब विवाद हुआ तो भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग होने लगी कि मद्रास को 2 भागों में बांट दिया जाए, एक आंध्रा मतलब एक तमिल के लिए, एक तेलुगु के लिए। क्लियर बात है। तो ये मांग होने लगी। मांग के जब होती है तो उसके लिए कमीशन बनाया जाता है ना। तो 2-3 कमीशन बनाए गए। एक आपने सुना होगा एस की धर कमेटी बनी, है ना। इसके बाद बनी जेबीपी कमेटी, जवाहर लाल नेहरू, है ना, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी, सीतारमैया। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में बोला कि नहीं, अभी भारत में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। अभी कैसे होने चाहिए राज्य, कैसे राज्य होने चाहिए,
प्रशासनिक ABCD ही रहना चाहिए, ये क्लियर बात है। लेकिन बाद में जब मांगें खारिज कर दी जाती हैं तो विद्रोह हो जाता है, और विद्रोह ऐसा हुआ कि एक कांग्रेस की लीडर हुआ करते थे पोटी श्री रामल्लू, उन्होंने आमरण अनशन किया, 56 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रहे और 58वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है ना। आजकल तो ये पॉसिबल नहीं है, 58 घंटे नहीं कोई रह पाएगा बिना खाए पिए, है ना। 2-3 व्रत होते हैं जिनमें आधे मोहल्ले को पता चल जाता है कि आज नहीं मिला, हाई टेम्परमेंट हो जाता है ना। तो ये होता है। तो 58 दिन बाद इनकी क्या हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण विद्रोह और बढ़ जाता है। और यहाँ पे सरकार को एक डिसीजन लेना पड़ता है कि मद्रास को 2 भागों में बांट देंगे, इसमें से जो तेलुगु भाषा के लिए है वो एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया जाएगा, और मद्रास को तमिलनाडु यानी तमिल वालों के लिए। जब एक आंध्रा और तमिलनाडु भाषा के आधार पर राज्य, इसलिए बोला जाता है प्रथम भाषाई राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश एक राज्य बन गया भाषा के आधार पे, तो बाकी जगह भी डिमांड होने लगी। बंगाली बोले हमारे यहाँ पे बंगालियों के लिए एक स्टेट होना चाहिए, असम वाले बोले हम क्यों बंगालियों के साथ रहें, बिहार के साथ, हमारे लिए भी एक स्टेट होना चाहिए। हिंदी भाषा वाले बोले हमें भी एक स्टेट चाहिए, हम महाराष्ट्र वालों के साथ क्यों रहें, है ना। इस तरह से क्या होने लगे, हर जगह से अलग अलग जगह से भाषा किया। तो यहाँ पर फिर एक कमीशन गठित किया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग, है ना। क्या नाम था, फजल अली आयोग नाम था, जिसमें फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश दी। उस सिफारिश में कहा कि भारत में अब ये ABCD सिस्टम को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य कैसे बनेंगे, बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज, है ना। यानी कि अब भारत में राज्य कैसे बनेंगे, भाषा के आधार पर ही राज्य बनेंगे, ठीक है। जब भाषा के आधार पे, तो ये क्या किया गया था, पूरे सिस्टम में बदलाव किया गया था। अब सब मतलब संविधान में बदलाव करके ही बनाया गया था, इसलिए इसके लिए एक अमेंडमेंट लाया गया था। जो फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश दी थी, उस सिफारिश के आधार पर एक अधिनियम लाया गया था जिसको बोला जाता है 7वां संविधान संशोधन। और इस 7वें संविधान संशोधन के तहत 7वें संविधान संशोधन के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। कितने, 14 बनाए गए थे स्टेट और 6 बनाए गए थे यूटी, ठीक है। और एक किस आधार पे बनाए गए थे, भाषा के आधार पे। तो क्लियर कहानी हुई कि जब भाषा के आधार पर राज्य बनने लगे तो एक आयोग गठन किया गया था। कौन सा राज्य, उसको फजल अली आयोग भी बोला जाता था। क्यों बोला जाता था, क्योंकि उस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। उसके 2 सदस्य थे, एक में थे हृदय नाथ कुंजरू और एक थे KM पणिक्कर, ठीक है। इन तीनों लोगों ने लगभग 2 साल रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में कुछ बिंदु रखे कि भारत में अब पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D समाप्त कर दिए जाएं। अब राज्य कैसे बने, भाषा के आधार पे। ठीक है, उन्होंने भी बोला था कि हर भाषा के लिए एक राज्य नहीं बनाना है, नहीं तो और विवाद हो जाए। अब सोचो अगर एक भाषा का एक राज्य बनाते तो हिंदी भाषा कितना बड़ा राज्य बन जाता। तो उन्होंने बोला भौगोलिक क्षेत्र को भी देखो और साथ साथ भाषा को देख करके राज्य बनाए जाएं, ठीक है। तो उन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की अनुशंसा दी। तो यहाँ पे प्रश्न आएगा कि 7वां संविधान संशोधन कौन से आयोग की सिफारिश पर किया गया था, फजल अली आयोग, या इन्हें ही बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो 7वां संविधान संशोधन किसकी सिफारिश पर किया गया था, क्वेश्चन आ रहा है संविधान संशोधन से, याद रखना, ठीक है। मैं PDF तो भेज ही देता हूँ ग्रुप में ना, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। इन्होंने बोला 14 राज्य बनेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। किस आयोग, किस आधार पे बनाए जाएंगे ये राज्य, भाषा के आधार पे, ठीक है। भाषा के आधार पे राज्य बनाए जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेना, पहले क्या होता था कि हर राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। तो यहां लिख लेना
एक राज्य, दो या दो से अधिक राज्यों का, दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होगा। दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है, या किसी एक केंद्र शासित प्रदेश व राज्य का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, बात समझ आई? मतलब दो राज्यों का मिलकर के एक उच्च न्यायालय हो सकता है, या एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य का मिलकर भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। क्लियर बात है? ये पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ है ना, पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट, चंडीगढ़ यूटी मिलकर के चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। क्लियर है? एक और उदाहरण देता हूं, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार दोनों का मिला करके एक हाई कोर्ट बनाया गया है। कहां पे? कोलकाता हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये कौन से संविधान संशोधन, ये प्रश्न कई बार आता है कि दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय, दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय होगा, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 7वें संविधान संशोधन। ठीक है, बात समझ आई? दूसरा पॉइंट है, क्या बोला? किसी एक केंद्र शासित प्रदेश तथा किसी एक राज्य का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ये भी कौन से संविधान? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद लिखिए 9वां संविधान संशोधन, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नौवां संविधान संशोधन। नौवां संविधान संशोधन, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण अमेंडमेंट था। एक मैंने बताई थी ना अभी बात कि ये कोई बेरूबाड़ी क्षेत्र हुआ करता था। यहां पे कोई था क्या? बेरूबाड़ी क्षेत्र, जो चारों तरफ से किससे घिरा था? पाकिस्तान से घिरा था, है ना। अब भारत के लिए इस पे कितना पैसा खर्च करके सीमा दोनों के बीच विवाद होता रहता था। तो भारत की जो उस समय पे गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने सोचा कि ये वाला क्षेत्र हम बेरूबाड़ी किसको दे देते हैं? ईस्ट पाकिस्तान को दे देते हैं, है ना। अब कोई भी क्षेत्र अगर देना है तो सलाह मशवरा किससे करोगे आप? राष्ट्रपति से, क्योंकि राष्ट्रपति की सिग्नेचर से ही आप किसी क्षेत्र को दे सकते हैं या किसी क्षेत्र को मर्ज कर सकते हैं। तो उनसे सलाह ली तो वो बोले ऐसा कोई प्रावधान तो अभी तक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 2 में क्या लिखा है? नए राज्यों को मिला सकते हैं। आर्टिकल 3 में क्या लिखा है? 2 राज्यों को अलग कर सकते हैं, 2 राज्यों को। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि भारत का कोई भी क्षेत्र आप किसी को दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बोला गया, तो सलाह ली गई किससे? राष्ट्रपति जी ने सलाह ली चीफ जस्टिस से। चीफ जस्टिस बोले हाँ, साधारण बहुमत से आप कोई भी क्षेत्र किसी और देश को नहीं दे सकते हैं, परंतु संविधान संशोधन के द्वारा आप कोई भी क्षेत्र किसी और देश को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो, 9वें संविधान संशोधन के द्वारा। लिखिए, इस संविधान संशोधन के अनुसार, इस संविधान संशोधन के अनुसार बेरूबाड़ी क्षेत्र को तत्कालीन पाकिस्तान को दिया गया था।
तत्कालीन पाकिस्तान को दिया गया था। इसी में स्टार लगाइए। लिखिए, इस संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्णय लिया गया, इस संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारत भूमि का कोई क्षेत्र, भारत भूमि का कोई क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को देने